जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन। वो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा वैसे परीक्षार्थी जो 12th का कॉमर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए एक जैक के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर, जो 2 फेज़ में है यानी 2 टर्म में है। एक है ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग एमसीक्यू 40 नंबर का लेगा 40 मार्क्स का, और दूसरा है सब्जेक्टिव, जो वो भी 40 मार्क्स का ही होगा आपका। तो अभी हम लोग सबसे इसी सीरीज़ में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का है। तो एक ये जो हम लोग का सीरीज़ होने वाला है वो थोड़ा लंबा सीरीज़ होने वाला है। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्क्राइब करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विस्तृत रूप में हम लोग समझते हैं आज। ठीक है, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला में। ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दिया गया है मॉडल प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1.5 घंटा का है, फुल मार्क्स 40 का है, टाइप मतलब एमसीक्यू, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो इसके यदि आप कोई प्रश्न बना रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप निर्देश को जरूर पढ़ें, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें कि इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है सो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही सारा क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है। तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल 40 प्रश्न यानी 20, कुल टोटल जो है टोटल क्वेश्चन जो मेरे पास है 40 का है। कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न का आंसर ऑल क्वेश्चंस का देना है हमको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है दिया हुआ यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना, यानी जो एमसीक्यू है तो 4 मल्टीपल चॉइस दिया गया हुआ है, किसी एक विकल्प ही सही है। और कहता है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन लाभ ना कमाने वाली एक संस्था नहीं है। तो इसमें आपका यहाँ पे जाता है मारुति उद्योग। जो मारुति उद्योग है वो लाभ कमाने वाली संस्था है, इसलिए वह कह रहा है इनमें से कौन नहीं है। दूसरा कहता है झारखंड अद्वितीय परिषद है, तो झारखंड अद्वितीय परिषद है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर व्यापारिक संस्था है। कहता है तीसरा साझेदारी समझौता हो सकता है, तो साझेदारी समझौता जो होता है वो लिखित और मौखिक दोनों होता है, तो लिखित और मौखिक ये 3 का सी हो जाएगा। ठीक है, 4 में कहता है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, यानी एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम जो संख्या होती है 50 होती है ना। कहते हैं 5 में गुडविल इज, तो गुडविल इज जो है वो एन इंटेंजिबल एसेट यानी अचल संपत्ति है। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है 6 में पिछले 3 वर्षों का लाभ थे 6,000, 13,000 तथा 8,000। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों क्रय के आधार पर बताइए, यानी कह रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years when 6,000, 13,000 and 8,000, the value of goodwill at 2 year purchase of average profit will। तो ये जो आपका आंसर हो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। इसको देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है यानी एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है
होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 6000, 13000 एंड 8000 डिवाइडेड 3। चूंकि 3 साल का प्रॉफिट हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 3 से भागा दे देंगे। तो इसको यदि हम लोग तीनों को प्लस करते हैं तो आता है 27,000, यानी 27,000, 3 से भागा देंगे तो 9,000। अब हम लोग क्या है गुडविल का फॉर्मूला पर बैठा देंगे। चूंकि गुडविल इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख चुके हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग का यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था 9,000, यानी 9,000 इंटू 2 कर देंगे तो 18,000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यहाँ पे जो गुडविल है वो आएगा 18,000। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 18,000। तो इसका हम लोग का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 7 में कहता है कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज। तो एक किसी भी फर्म के लिए आहरण पर जो ब्याज है वो इनकम होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन में कहता है 8 का, कहता है X and Y shares profit in the ratio of 2:3. Now they decided to share profit equally, in which partner will sacrifice and in which ratio। कहता है कि X और Y दो साझेदार है जो 2 और 3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3। कहता है इन फ्यूचर में, यानी जो न्यू रेशियो है वो दिया हुआ है इक्वल, दोनों बराबर बराबर बांटेगा। तो कहता है कि दोनों का जो है जो सेक्रीफाइस है वो किस रेशियो में करेगा। ठीक है, कौन सा साझेदार किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है वाई सेक्रीफाइस 1/10 करेगा, लेकिन कैसे करेगा उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ऑल्ड रेशियो एक्स और वाई का दिया हुआ 2:3, यानी 2/5 अनुपात 3/5। न्यू रेशियो बोला था क्या भविष्य में इक्वल बांटेगा, तो न्यू रेशियो हो गया 1:1, यानी 1/2:1/2। अब हम लोग क्या करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, चूंकि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है सेक्रीफाइस शेयर, या सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है वर्ल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ x का निकालते हैं। तो x का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 1/2, न्यू रेशियो 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आता है 1/5। तो इसका मतलब है कि ये गेन कर रहे हैं, है ना। और y का निकालते हैं तो इसका ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 1/5 आता है। ये मेरा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, ये प्लस में आया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब है क्या y 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका जो हम लोग आंसर होगा वो देखते हैं कि किस ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, ये हो जाएगा सी, यानी y 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। 9 में कहता है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी कहता है लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। तो जो लाभ हानि के अनुपात गणना की जाती है वो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर किया जाता है, यानी ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। they admit C for 1/5 share of the profit। what will the sacrificing ratio of A and B। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी दो साझेदार हैं जो 5:4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वे सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं तथा कहता है अ तथा ब का त्याग अनुपात क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है सो, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या ऑल्ड रेशियो हम लोग को दिया हुआ था ए और बी का 5:4, यानी 5/4 और 5/9 और 4/9 हो गया इसका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दिया हुआ था क्या, हम लोग यहाँ पे सी ले रहा है क्या 1/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं टोटल हम लोग प्रॉफिट मान लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाए, यानी टोटल प्रॉफिट हम लोग एक भाग मानते हैं। तो टोटल का 1/5 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 4/5। तो जो 4/5 है वो क्या करेगा ए और बी, है ना, सी को एडमिट कर रहा है तो ए और बी बांटेगा।
तो न्यू रेशियो इक्वल टू हो जाएगा एस टू बी। तो फॉर ए शेयर जो हो जाएगा हम लोग 4/5 बच रहा था और उसका ओल्ड रेशियो से बांट देंगे तो हो जाएगा कितना 20/45 और बी का हो जाएगा 16/45, है ना। तो यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है या सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखा हुआ है। तो हम लोग ए का देखते हैं। तो ए का ओल्ड है कितना 5/4 और न्यू हो गया क्या 20/45। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/45 आ जाता है। और बी का आ जाता है 4/9 माइनस 16 तो 45, चूँकि ये मेरा न्यू शेयर दिया हुआ है निकला हुआ था। तब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह आता है 4/। 4/45 और जब हम लोग इसको सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू हो गया ए एज टू बी यानी 5/45 इज टू 4/45। तो जब इसको लोग सॉल्व करेंगे यानी 5/4। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो जो आया वो 5/4 आया। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। सो तो ये मेरा आता है बी में। 5/4 मेरा आता है बी में। अब कहता है क्या 11th में नए वन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश पर। तो नए साझेदार के प्रवेश पर क्या करते हैं ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व यानी पुराने साझेदार का समापन हो जाता है। यानी पुराने साझेदारी जो होता है वो समाप्त हो जाता है, नया साझेदारी क्रिएट होता है। तो होता है क्या ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है यानी यहाँ पे बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 में कहता है A, B and C are partners with profit sharing ratio as 5:3:2। ये रिटायर्स फाइंड द गेनिंग रेशियो। यानी कहता है कि ये बी सी जिसका लाभ हानि का अनुपात है 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटता है। तो ए अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो बी और सी का जो है वो गेनिंग रेशियो क्या है यानी जब ये रिटायर कर रहा है तो बी और सी का गेनिंग रेशियो क्या है। तो चलते हैं इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ ओल्ड शेयर ए अनुपात बी अनुपात सी यानी एज टू बी इज टू सी 5:3:2 यानी 5/10 अनुपात 3/10 अनुपात 2/10। अब क्या कहता है कि यहाँ पर ये रिटायर कर जाता है यानी ये 5/10 भाग अपना वापस ले लेता है यानी रिटायर कर जाता है अपना भाग लेके। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ये विल बी 3:2 यानी चूंकि देखिए यहाँ पे जब ये अपना 5/10 भाग ले जाएगा तो ये 3:2 ही बचेगा। तो वही हो गया क्या ये लेने के बाद 3:2 यानी यह 3/5:2/5। अब हम लोग देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ गेन रेशियो या गेन शेयर इक्वल टू होता क्या है गेन शेयर इक्वल टू होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर मेरा आया कितना है यहाँ पे देखिए न्यू शेयर आया 3/5 तो यहाँ लिखे 3/5। ओल्ड था 3/10 तो 3/10 यहाँ पे सॉल्व किए तो ये टोटल आ गया 3/10, है ना। अब निकालते हैं फॉर बी का, सॉरी बी का था सी का निकालते हैं। तो सी का यहाँ पे देखते हैं ये आया मेरा न्यू ये मेरा हो गया ओल्ड। जब इसको सॉल्व करता है तो 2/10 आ गया। तो सेक्रीफाइस इक्वल टू हो गया आपका 3/10 इज टू 2/10 यानी हो गया ये मेरा 3:2 यानी सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 3:2। तो ये मेरा ऑप्शन है ए में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 13 में कहता है आर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग R, S and T were 2:2:1. The new profit sharing ratio after S retirement 3:2. The gaining ratio is।
तो यहाँ पे देता है यानी ओल्ड रेशियो मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, और न्यू रेशियो दिया हुआ है, यानी ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेन रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है, चूंकि हमको गेन रेशियो पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं गेन रेशियो। तो गेन रेशियो इक्वल टू होता है न्यू शेयर या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या गेन शेयर इक्वल टू होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर आर का दिया हुआ है 3/5, यहाँ पे देख सकते हैं नया जो 3:2 दिया हुआ है, तो 3/5 माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 2/5 है। तो जब ये माइनस करेंगे तो आएगा 1/5। जब हम लोग एस रिटायर कर रहा है तो टी का निकालेंगे, तो टी का जो न्यू रेशियो 2/5 है और ओल्ड है 1/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी 1/5:1/5, तो आएगा 1:1, यानी जहाँ पे हम लोग का होगा 1:1 होगा, वो मेरा क्वेश्चन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, यानी यहाँ पर है मेरा सी मेरा सही होगा 13 का। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। तो ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, यानी गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है बी में। 16 में कहता है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इज एन ए फॉर फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, यानी कहता है वन डेथ, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, उसके एक्सक्यूटर को हम लोग पेमेंट करते हैं, बी। 17 में कहता है रिवेल्युएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, यानी जो पुनर्मूल्यांकन खाता जो खोला जाता है वो खोला जाता है आपका सभी के हिस्सा, यानी नया साझेदार पर प्रवेश करेगा तो उसके बाद भी बनाया जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी बनाया जाता है, डेथ के बाद। रिवेल्युएशन मतलब होता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होता है उसका रिवेल्युएशन करना, पुनर्मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, यानी कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति को शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी, यानी सन्डी डेटर्स भी आता है, कैश इन हैंड भी आता है और स्टॉक भी आता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आएगा वो डी आएगा, है ना। कहता है 19 में द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, जो लिक्विड रेशियो आइडियल है वो 1:1 है ना। आगे देखते हैं 20 में कहता है कि फार्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इसको इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है एक कंपनी इज, तो एक कंपनी जो है वो होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज सी। 22 में कहता है द मीडियम नहीं मैक्सिमम होगा, यहाँ पे गलत है। द मैक्सिमम नंबर मेंबर ऑन द प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, तो जो मैक्सिमम जो अधिकतम संख्या है वो है 200। कहता है शेयर होल्डर गेट, यानी शेयर होल्डर क्या मिलता है, तो शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी वन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड अप, यानी पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है तो कहलाता है। तो 24 का डी, यानी रिजर्व कैपिटल। 25 में कहता है ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट ए प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। तो 25 का हो जाएगा सी, यानी 52।
26 का 26 का कहता है शेयर एप्लीकेशन इज, तो शेयर एप्लीकेशन इज कहता है पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। 27 में कहता है राइट शेयर इशूड टू, यानी अधिकार अंश किसे निर्गमित किया जाता है, तो अधिकार एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर को, यानी जो ऑलरेडी मेरे पास शेयर होल्डर होता है उसी शेयर होल्डर को, यानी जो कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर होल्डर उपलब्ध होते हैं उसी को ही राइट शेयर इशू किया जाता है ना। चलते हैं आगे। 28 में कहता है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू, यानी अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है कहाँ पर, यानी जो हम लोग शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। कहता डिवेंचर होल्डर्स आर द, कहता ऋण पत्रधारी होते हैं, तो कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं वो, है ना। तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं। और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट, ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है, तो ब्याज की दर जो होती है वो निश्चित होती है कि कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, यानी सी हो जाएगा। थर्टी वन में कहता है डिवेंचर्स आर एक्सेबिटेड अंडर द हेडिंग, ऋण पत्र को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी सी, है ना। अब है 32 का, देखते हैं हम लोग। कहता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, यानी अपने ऋण पत्रों पर हुए लाभांश को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो डी हो जाएगा, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाते में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है ये कंपनी हैड ट्रेड रिसीवेबल वर्थ ₹1 lakhs in 2020 and 2,80,000 in 2021. By what percentage it has changed? तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो मिस प्रिंटिंग है। अंग्रेजी में कहता है यहाँ पे केवल 80,000 देता है, जबकि अंग्रेजी में देता है 2,80,000। ठीक है। जब 2,80,000 मानेंगे तो ये 180% निकलेगा, जो कि है नहीं। तो जब हम लोग निकालेंगे तो देखते हैं आपका चेंजेबल है कितना, 80,000 का परिवर्तन है ना। तो 80,000 बटे क्या करेंगे, 1,00,000 और गुने 100 कर देंगे, तो ये निकलेगा आपका सॉरी ये थोड़ा सा गलत है। हम लोग देख सकते हैं इसको बैठा के। देखिए मेरा अंतर जो है वो 20,000 का है, चूँकि 1,00,000 से 80,000 हो जाता है, तो 20,000 का अंतर है बटे प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो 1,00,000 गुने 100, तो ये 20% हो जाएगा मेरा आंसर, यानी यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। कहता है इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट नेट सेल्स एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, यानी समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि किसके बराबर माना जाता है, तो जो शुद्ध विक्रय की राशि है वो माना जाता है आपका 100 के इक्वल, 100 के इक्वल। ठीक है। डिबेंचर होल्डर रिसीव्स, कहता है कि ऋण पत्रधारी को मिलता है तो इसको इंटरेस्ट मिलता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो लाभ हानि विवरण को और भी कुछ कहा जाता है, तो लाभ हानि विवरण को क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, तो ये इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। 37 में कहता है चेंज इन इन्वेंट्री इक्वल टू, यानी इन्वेंट्री जो चेंज होता है तो कैसे चेंज हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग स्टॉक में अंतर जो निकलेगा सो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए।
कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, यानी जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो किससे संबंधित है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से संबंधित है। 39 में कहता है क्या, कहता है निम्नलिखित में कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है, यानी कौन सा नहीं है, नॉन कैश नहीं है, तो ये है आपका ऑलरेडी कैश है, तो ये नॉन कैश में नहीं जाएगा। बाकी तीनों जो है नॉन कैश है ना, तो नगद सेल्स आएगा। कहता है 40 में कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइज प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत किया जाता है, तो ये होता है फिनांसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। ठीक है, ये था मेरा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ था। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कुछ वैसा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सेक्शन 1 जो हम लोग देखे एमसीक्यू वाला, तो प्लीज़ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग पोर्शन बी देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है कि जितना भी क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करना है, बना के दिखाना है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विषय निष्ठ, यानी इसी को सब्जेक्टिव बोलते हैं। 12th लिखा हुआ है, अकाउंट है, 1.5 घंटा यहाँ भी समय दिया जाएगा, यहाँ भी 40 मार्क्स का होगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, जिसमें से 3 सेक्शन में बांटा गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, और जो सेकेंड सेक्शन है यानी बी ग्रुप जो है वो आपको देना है 3 अंक का आपका रहेगा, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। और जो ग्रुप सी है वो प्रत्येक प्रश्न का जो मान रहेगा वो 5 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर टोटल 1 से 7 तक है, जिसमें केवल हमको 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। दूसरा सेक्शन में जो 8 से 14 जो है वो भी 7 प्रश्न है, वहाँ पर भी हमको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और 15 से 19 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है और मैं कुछ बेहतर आपके लिए करने में देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से किसी हमको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग। देख सकते हैं व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन देज आर अमाउंट्स रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स ऑफ नेट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर बीइंग इंटाइल्ड टू द सर्विस रेंडर्ड बाय इट इज ए मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंग्लिश से है और यहाँ पर आपका हिंदी से है। तो आप ये देख सकते हैं चंदा वह राशि है जो किसी अलाभकारी संस्था को अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में अथवा अन्य लोगों से संस्था के कामकाज के लिए प्राप्त होती है या संस्था के आय का प्रमुख स्रोत होती है ना। दूसरा देख सकते हैं हम लोग, कहता है गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ को सूत्र दें। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी हम लोग त्याग का अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग, तो ये पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात बराबर हो जाता है सेक्रीफाइस रेशियो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कहता है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, अंश से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर में इसका देख सकते हैं, ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कंपनी, इट फॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। अंश पूंजी का एक भिन्नात्मक रूप होता है जो कंपनी के स्वामित्व का आधार होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि एक कंपनी की समस्त पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है आपका। कहते हैं 5वां क्वेश्चन में दिया था, व्हाट इज मीन्ट बाय द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं। यानी ऋण पत्र का जो शोधन यानी जो भुगतान किया जाता है उससे आप क्या समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर दिया हुआ है। तो पहले इंग्लिश से देख लेते हैं हम लोग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर्स आर नॉर्मली रिडीम्ड वन ड्यू डेट। यानी कहता है कि ऋण पत्रों के शोधन से तात्पर्य ऋण पत्रों या ऋण पत्र धारकों को उनकी शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों की राशि के भुगतान से है। यानी जैसा शर्त होता है ऋण पत्र के आधार पर उसको हम लोग भुगतान कर देते हैं। 6 में कहता है व्हाट आर करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, देख लिया जाए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू होता है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी चालू संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसे 1 साल के अंतर्गत कैश यानी रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य यानी कैश के इक्विवेलेंट में परिवर्तित किया जा सके। यानी करंट एसेट्स वह एसेट्स है जिसको हम लोग 1 साल के अंदर कैश या कैश के बराबर में हम लोग उसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे है 7 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है जो कैश का इनफ्लो यानी अंतर्गमन और बाह्यगमन का डिनोट करता है। कहता है इट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण दी हुई लेखांकन अवधि में एक व्यावसायिक संस्था में रोकड़ के आगमन या आवागमन को दर्शाता है। आवागमन मतलब आने और जाने। यह एक निश्चित समय की अवधि में संस्था का परिचालन, ऑपरेटिंग, विनियोग यानी इन्वेस्टिंग एवं फिनांसिंग यानी वित्तपूर्ति क्रियाओं के रोकड़ प्रवाहों को दर्शाता है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी में कहता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। यानी ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 दिया हुआ है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000 6000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपका 1600 4400 है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और देयर आर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 2,24,000। अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ये बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, बी रिटायर्स एंड रिमेनिंग द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। यानी यहाँ पर मेरे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4। बी रिटायर कर रहा है और हमको ये निकालना है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं, कहता है क्या व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं क्या है। सो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म at the time of the admission या retirement या death of a partner of find out
प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन is shared by all partners in their all profit sharing ratio. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यानी कहता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो किसी भी पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के बाद बनाया जाता है, जिससे संपत्ति और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे लाभ अथवा हानि निकलता है। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता है जो साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण करने तथा मृत्यु के समय संपत्तियों के मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनर्निर्धारण के कारण होने वाले लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज। ₹12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000। फाइंड 2,000 जो है लॉस दिया हो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन लास्ट 5 ईयर, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं कि होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और 1 साल का लॉस दिया हुआ है। तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे टोटल, तो ये आता है मेरा 55,000, है ना। टोटल प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर पर से, सॉरी नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट मेरा आ गया कितना 55,000, 5 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया मेरा कितना 16,000। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुडविल निकाल देंगे। तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया 11,000 और हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये 22,000। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है 12 में, कहता है गिव एनी 4 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। यानी कहता है जो शेयर और डिवेंचर के बीच में कोई 4 पॉइंट का अंतर बताना है। तो यहाँ जो 4 पॉइंट का अंतर लिया गया हुआ है इस प्रकार है, सैम्बल है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, वोटिंग राइट्स है और सिक्योरिटी है। 4 पॉइंट को लिया गया है ना। तो इसको आप देख सकते हैं। सैम्बल्स में कहता है शेयर्स में, ये शेयर इज द सैम्बल्स ऑफ ऑनरशिप। इट रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ कैपिटल। जबकि डिवेंचर में दिखाता है ये डिवेंचर इज द सैम्बल ऑफ लोन इफ रिप्रेजेंट डेप्ट टू ए कंपनी। कंपनी के लिए लायबिलिटीज होता है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, इट इज ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटी। और डिवेंचर में होता है इट इज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। वोटिंग राइट्स, तो इसमें वोटिंग राइट्स होता है शेयर में। तो कहता है शेयर होल्डर इंजॉय द वोटिंग राइट्स। कहता है ये डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यानी डिवेंचर होल्डर को नहीं होता है। सिक्योरिटी में देता है ए शेयर इज अनसिक्योर्ड। और डिवेंचर में होता है कि डिवेंचर इज सिक्योर्ड ऑन द फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग चार्जेस। ठीक है। इसी का हम लोग हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे है कोई 4 अंतर को लिया गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं या तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से है। ये 4 चीज था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 में कहा गया था व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। तो अंशों के हरण से मैं यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं फॉरफीचर्स ऑफ शेयर मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ड्यू टू फेल्योर ऑफ द शेयर होल्डर टू पे 1 या मोर इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर अलॉटेड टू देम। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन forfeited शेयर्स इज forfeited बाय द कंपनी। कहता है forfeited शेयर में क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी एक इंस्टॉलमेंट या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट का
पैसा अपने समय पर नहीं देता है तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त किए हुए अंश पर जितना पैसा कंपनी रिसीव कर ली होती है उसको भी फॉरफिट कर लेती है ना। तो ये हिंदी में देख सकते हैं, अंशों के हरण का तात्पर्य अंशधारियों के आवंटित अंशों को रद्द करने से है जो एक या अधिक किस्त या याचनाओं के भुगतान नहीं किए जाने के कारण किया जाता है। जब्त अंशों पर पूर्व में प्राप्त राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है यानी लौटाई नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका आधा अधूरा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी करंट रेशियो निकालना है, बट करंट जितना जो एसेट्स है, मेरा स्टॉक डेटर्स है, जितने सारे ये मेरे पास दिए हुए हैं, है ना, इसका कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग केवल इसका लिख सकते हैं कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज होता है। तो इसको केवल हम लोग शो कर सकते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो देख सकते हैं हम लोग इस तरह, करंट रेशियो में हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे। यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, और वेयर जहाँ पे करंट एसेट्स में क्या होगा, स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक बैलेंस आएगा, और करंट लायबिलिटीज में आएगा ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है। तो इस तरह से हम लोग केवल पुटअप करके छोड़ देंगे। चूंकि इसका अमाउंट नहीं है इसलिए हम लोग कैलकुलेशन करके नहीं ला पाएंगे कि इसका करंट रेशियो होगा कितना, सो है ना। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सीरियल में से 15 नंबर कहता है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय व्यय खाते और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, अंतर को बताने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं इसका हम लोग देखते हैं आंसर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का कॉलम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे पहला हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो देखते हैं यहाँ पे इट इज़ रियल अकाउंट और यहाँ पे दे रहा है इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और कैश जो होता है चूँकि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेरा दैट इज़ मैंने कैश अकाउंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, तो ये मेरा रियल अकाउंट होता है। कहता है दूसरा में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, कहता है इट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन सो इट इज लाइक कैश अकाउंट, यानी ये क्या होता है, कैश अकाउंट का समरी होता है, सारांश होता है, तो इसे कैश अकाउंट भी कहा जाता है। ये कहता है इट समरी इज रेवेन्यू आइटम्स फॉर ये पार्टिकुलर पीरियड सो इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। चलते हैं आगे। तीसरा कहता है बिगिनिंग यानी प्रारंभिक, कहता है इट बिगिंस विद एन ओपनिंग कैश बैलेंस एंड इंड्स क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी इसमें जो होता है ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस कहा जाता है, क्लोजिंग को इंड्स को यानी कहता है क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिगिनिंग में इट डज नॉट बिगिन विथ एनी ओपनिंग बैलेंस, यानी यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई झंझट ही नहीं होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ होता ही नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, है ना। डेबिट बैलेंस कहता है डेबिट साइड दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट, यानी जो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में रिसिप्ट को लिखते हैं। कहता है डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट शो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में जो दिखाते हैं वो एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है जो रेवेन्यू टैप्स का होता है ना। पांचवा देख लेते हैं क्रेडिट साइड बैलेंस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स पेमेंट्स, और क्रेडिट साइड में इसको हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड प्रॉफिट्स को, वो भी रेवेन्यू टैप्स को। 6 में हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो कहता है जो हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कहता है इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं वो जो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का यहाँ पे पोस्टिंग किया जाता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर को पोस्ट किया जाता है ना।
कहता है क्या, 7 में रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट या पेड। एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट या पेड में आप देख सकते हैं, कहता है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट शो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर विच वेदर इट बीइंग बिलोंग द पास्ट करेंट एंड फ्यूचर या फ्यूचर ईयर। यानी जो कैश अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, वो वर्तमान का भी, भविष्य में भी, और जो पहले हो चुका उसका भी। अगर हम लोग पेमेंट करंट ईयर में करते हैं तो उसका करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल और केवल करंट ईयर का ही हम लोग शो करते हैं, प्रीवियस और कमिंग ईयर का हम लोग यहाँ पे नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिखा हुआ है, it record income and expenditure of the current year only whether they are received या not received, paid या unpaid, it's relating to the past and future period are excluded। यानी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 8 में कहता है कैश आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश, है ना, केवल कैश। और यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों चलता है। कहता है 8 का इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे दे रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड। जबकि यहाँ पे दे रहा है द बैलेंस दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस या डेफिसिट, डेबिट बैलेंस शो डेफिसिट एंड क्रेडिट बैलेंस शो सरप्लस। डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हम लोग देख रहे हैं 10वां बैलेंस शीट। तो कहता है क्या, इसमें इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, दिस इज फॉलोड बाय एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कहता है इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट बैलेंस शीट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट का आवश्यकता नहीं है, बट हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहता है दिस इज फॉलोड बाय बैलेंस शीट, यानी ये बैलेंस शीट को बनाता है, जबकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाता है। और कहता है बैलेंस शीट मस्ट एन अ कंपनी दिस अकाउंट, कहता है कि बैलेंस शीट कंपनी के द्वारा निश्चित रूप से बनाया जाता है ना। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसका हिंदी में। तो हिंदी में देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, बुक में भी होगा आपका। यहाँ पे ठीक से पढ़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश है उसी का ट्रांसलेट किया हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस अंतर देना था, अंतर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देख रहे हैं, देता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई 31 मार्च 2021, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहता है एक्स और वाई की फर्म का 31 मार्च 2021 का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है, वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते थे। यानी ये मेरा दिया हुआ और यहाँ पे ऑल रेशियो। आगे देखते हैं, तो ये मेरा बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिटर्स दिया हुआ है 31,000, कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई का दिया हुआ है 17,500 ईच दिया हुआ है, कैश एट बैंक में दिया हुआ है 2,500, और लैंड एंड बिल्डिंग में दिया हुआ है 12,500, प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है 17,500, और फर्नीचर दिया हुआ है 750। उसके बाद दिया हुआ स्टॉक, है ना। उसके बाद
डेटर्स दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ गलत भी दिया हुआ है, क्योंकि ये जो लाइनिंग दिया हुआ है लाइनिंग हम लोग के लिए नहीं था। ये लाइनिंग जो आप देख रहे हैं ये इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है ना, तो ये गलत दिया हुआ है। हम लोग देखते जाएंगे सीरियल नंबर से। आगे कहता है क्या, दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 द फॉलोइंग टर्म्स। पहला कह रहा है जेड इज ब्रिंग्स इज 2500 फॉर गुडविल विच इज टू बी रिटर्न इन द बिजनेस। कहता है जेड जेड ऑल्सो ब्रिंग्स इन रुपीज 7500 एज हिज कैपिटल। नेक्स्ट कहता है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द फर्म एसेट्स वेयर रिवैल्यूड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट आर 15,000 rupees 15,000, plant and furniture to be reduced by 10% and provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. The stock is to be taken at rupees 12,500, है ना। तो कहता है प्रिपेयर रिवेल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कहता है हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है 1 अप्रैल 2020 को जेड को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देता है। यानी ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहता है जेड को जब शामिल करता है तो पहला दे रहा है जेड को 2500 ख्याति के रूप में लाना है, जिसको व्यापार में ही रखना है। कहता है जेड 2500 ख्याति के अलावा 7500 पूंजी के रूप में लाएगा। कहता है आगे जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा। भूमि इसका मूल्यांकन इतना पर किया जाएगा, ये इसका 10% डिक्रीज कर रहा है, डेटर्स में कर रहा है प्रोविजन करने के लिए 5%, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500। और आपको बनाना है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं हम लोग इसका। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16 का हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा था, मूल्यांकन किया गया था, तो उसमें जो डिफरेंस था वो 1750 रुपये का था, है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस शीट में मेरा दिया हुआ था वो दिया हुआ था 12,500, और लैंड एंड बिल्डिंग का जो आपका एडजस्टमेंट में बता रहा है वो कह रहा है 15,000। तो अंतर कितना किया, 2,500 का। तो एसेट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले बैलेंस शीट में जो 12,500 है और अब जो कहता है कि 15,000 हो जाता है, तो 2,500 से क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब इंक्रीज करता है तो लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे 2,500 दिखा दिए। अब कहता है क्या, कहता है प्लांट एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। तो रिड्यूस कर रहा है मतलब घट रहा है, तो जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट। तो टू एसेट्स में चला जाएगा 10% इसका, जो कि लैंड जो आपका प्लांट है और मशीनरी है वो 17,500 है। तो जब 17,500 का हम लोग 10% निकालेंगे तो 1,750 होता है, तो ये 1,750 हो गया। अब फर्नीचर दिया हुआ है 750, तो उसका जब 10% निकालेंगे तो 75 रुपया आएगा, है ना। और 5% प्रोविज़न करने के लिए कह रहा था, तो हम लोग डेटर्स का 5% निकाल लेंगे। तो डेटर्स का यदि हम लोग 5% निकालेंगे तो डेटर्स आपका दिया हुआ है कितना, 22,500। जब 22,500 का हम लोग निकालेंगे 5% तो निकलेगा 1,125, ठीक है। उसके बाद है क्या, स्टॉक। तो स्टॉक पहले दे रहा है कितना, ई भी लग रहा है गड़बड़ है, स्टॉक दे रहा है 10,250 और अभी दे रहा है 12,500। इसका मतलब है
2250 आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे। यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट इंक्रीज कर रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम लोग इसको ये कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, डेबिट साइड 1800 रुपये से कम हो जाता है। यदि क्रेडिट बैलेंस अधिक होता है रिवैल्यूएशन का या प्रॉफिट एंड लॉस का, और डेबिट कम होता है तो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट हम लोग क्या किए, बांट दिए। चूँकि लाभ हानि का अनुपात हमको दिया हुआ था, लाभ हानि का अनुपात हम लोग को ऑलरेडी पता है कि लाभ हानि अनुपात जो दिया है वो दे रहा है 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 को 3:2 में जब हम लोग बांटेंगे तो 3:2 में बांटेंगे तो ये 1080 आएगा और 720 आएगा वाई का। तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या हम लोग कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बहुत आसान है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था दोनों का। ये गुडविल जो ला रहा था और ये जो सेक्रीफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया ये मेरे पास था, चूँकि 2500 ये गुडविल ला रहा है। और लाभ हानि का इसमें जो अनुपात है ना, लाभ हानि का ये जो दिया हुआ था ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से लाएं। और जेड जब नया पार्टनर बन रहा है तो ये 7500 कैश के रूप में ला रहा है, और तो कुछ लाया नहीं। और ये क्या हुआ, जब गुडविल मिल रहा है तो यही फॉर्म में रह गया, तो यही एंट्री होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। जब टोटल करते हैं तो इधर 7500, 19220 और 20080 और इसी के बराबर हम लोग इसको इधर करते हैं, डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं। तो डेबिट साइड में कोई तो पोस्टिंग है नहीं, इसलिए जो जो क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस होता है वही डेबिट साइड में बैलेंस सीडी हो गया है टोटल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 16 का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही चीज़ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ पे जहाँ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखे थे वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। और दूसरा था कैपिटल अकाउंट्स बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं कि हम लोग का जो बैलेंस सीडी आया वो एक एक्स का आया 20,080 और वाई का आया 19,220 और जेड का आया 7,500। तो ये बैलेंसिंग दिखा रहा है आपका। अब हम लोग पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 17 है। कहता है व्हाट इज मीन्ट बाय एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव इट्स एडवांटेज, यानी वित्तीय विवरण के विश्लेषण का क्या तात्पर्य है और इसके लाभ को बताइए। तो ये इतना पढ़ के समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई अगर समझने में समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, लेकिन आप अभी स्क्रीनशॉट करके पढ़ के देख लें। ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसके बाद है, तो आप पहले इंग्लिश में देख लें। ये था क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है A limited company issued 10,000 shares of rupees 20 each to the public payable rupees 4 one application, rupees 8 one allotment and rupees 8 one first call. Application were received for 12,500 shares. The director decided to allot 10,000 shares to the 10,000 shares and surplus of application money was utilized for allotment। यानी कहता है एक लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंशों को जनता को निर्गमित किए, प्रत्येक अंश 20 रुपये का है। इन पर 4 आवेदन पर
और 8 रुपये आवंटन पर और 8 रुपये प्रथम कॉल पर याचना पर दिए और टोटल जो आता है वो 12,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो कहता है संचालकों ने 10,000 अंशों के आवंटन का निर्णय लिया और आवेदन पत्र की राशि का अधिक आवंटन के लिए प्रयोग किया गया। यह मानकर जर्नल के लेखे कीजिए कि सभी राशियां प्राप्त हो गई। यानी ये क्वेश्चन जो है सो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मेरे पास आता है उसके पास मेरे पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दें, या तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर लें, या तो कुछ रिजेक्ट कर दें और कुछ एडजस्ट कर लें। तो यहाँ जो प्रश्न में है वो टोटल का टोटल एडजस्ट करना है, क्योंकि 2,500 शेयर पर अधिक पर पैसा आ जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने जारी किया कंपनी ने टोटल जारी किया 10,000, लेकिन आवेदन आ गया 12,500। तो ये 2,500 शेयर पर अधिक पैसा आ गया। तो इसके पास मेरे 3 ऑप्शन रहता है, या तो हम पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दें, या तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर लें, या तो कुछ रिजेक्ट कर दें और कुछ एडजस्ट कर लें। तो यहाँ जो प्रश्न में कह रहा है वो पूरा का पूरा हमको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एडजस्ट करते हैं और कहता है कि जर्नल की सभी प्रविष्टियाँ कीजिए और हम लोग को जर्नल एंट्रीज करना है। चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ये लिमिटेड। तो हम लोग पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो वहीं पे हम लोग लिखे हुए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखे हुए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 12,500 शेयर्स ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो टोटल मेरा आ जाता है ये 50,000। अब हम लोग क्या करना है, एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, चूँकि यहाँ पे ऊपर में हम लोग 50,000 से लिख चुके थे, तो यहाँ पर भी जाएगा 50,000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर जो कैपिटल में होता है वो फेस वैल्यू में जाता है। तो हम लोग क्या किए, 10,000 हम लोग जारी करना था और इसका 4 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 40,000 चला आएगा और बाकी जो है 10,000 वो क्या करेगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगा। तो ये 10,000 चला गया अलॉटमेंट एडजस्टमेंट पर। नरेशन लिखे हुए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transfer to share capital account on 10,000 shares and excess money to allotment for adjusted, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो उसका एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू किए हम लोग कितना से, 10,000 शेयर से, है ना। और इसका रेट है 8 रुपये। तो ये कितना चला जाएगा, टोटल 80,000 चला जाएगा। अब हम इसको रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करेंगे तो हम लोग को पता है कि हम लोग क्या किए, एप्लीकेशन पर अधिक पैसा रिसीव कर लिए और बात किए थे कि अलॉटमेंट या आने वाला समय में कभी भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अन्य रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 जो हम लोग यहाँ पर जो अधिक रिसीव किए थे वो 10,000 यहाँ कम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 70,000 का एंट्री करेंगे और लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल के ड्यू करेंगे तो ड्यू का एंट्री भी वही होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी 10,000 शेयर हम लोग ड्यू करेंगे और 8 रुपया था तो 10 8 80,000 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है नहीं या कॉल इन एरर्स है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम लोग रिसीव करेंगे तो पूरा का पूरा रिसीव कर लेंगे, है ना। ये है आपका जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 19, वो दे रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन बिल पेबल, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, कहता है इंक्रीज इन स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इतना चीज़ सारा दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। या हम लोग कह सकते हैं दे रहा है यहाँ पे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हमको बनाना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग सबसे पहले परफॉर्म पर लिखिए
नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, है ना, 1 लाख दिया हुआ था और ऐड कर दिया हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये मेरा हो गया 1,10,000, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग अब एडजस्टमेंट का काम करते हैं, है ना। तो एडजस्टमेंट में कैश और नॉन कैश आइटम यहाँ पे आएगा, नॉन कैश आइटम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, कहता है पहला डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, तो डिस्काउंट ये जो मेरा है वो मेरा ऐड होता है डिस्काउंट, है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो ये भी हम ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद प्रॉफिट होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट वाला चीज़ नॉन कैश आइटम को। तो यदि हम लोग इसमें एडजस्टमेंट का वर्क करते हैं तो मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आए 1,23,000। अब हम लोग क्या काम करेंगे, वर्किंग कैपिटल का काम कर देंगे। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता है मेरा क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और हम लोग ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में केवल और केवल 2,500 आया था मेरा स्टॉक और लायबिलिटीज में कुछ नहीं, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में क्या हुआ, 18,000 मेरा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है और बाकी कोई चीज़ नहीं है। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम लोग ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको एक साथ और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये 2,500 मेरा हो गया प्लस में और ये मेरा हो गया माइनस में। तो जब हम इसको एडजस्ट करते हैं इसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं तो ये एडजस्ट होके -13,000 में बाहर चला जाता है ना। तो जब हम लोग 1,23,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, सॉरी 1,23,000 में 13,000 माइनस कर देंगे तो ये 1,10,000 बचेगा जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा, है ना। तो ये हो गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी के साथ समाप्त होता है। ये मेरा क्वेश्चन था, जैक वेट के द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया जो 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी पेपर के लिए था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये समाप्त होता है। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इस मॉडल पेपर से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपका हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।